हमारे देश में दाल को जितनी खपत और मांग है उसे हमारे किसान भाई पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण इसका आयात करना पड़ता है और इसलिए सरकार भी इस तरफ ज्यादा जोर दे रही है कि किसान दालों की खेती की ओर ज्यादा ध्यान दें और इसकी भरपूर पैदावार कर लाभ भी कमाएं, खुद को और देश को समृद्ध भी बनाएं। दरअसल देश में दालों के प्रति एकड़ उपज कम है, जिससे किसान नई तकनीक अपनाकर उन्नत खेती से बढ़ा सकते हैं। दलहनी फसलों में अरहर सबसे ऊपर आती है। अभी चूंकि इसकी बुआई का समय चल रहा है, तो अगर किसान सही बीजों का चयन कर उन्नत तरीके से बुआई करें तो वो अच्छी पैदावार की नींव रख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं अरहर की उन्नत तरीके से बुआई कैसे करें। देश में दलहनी फसलों का रकबा, उनकी औसत उपज और उत्पादन लगातार घट रही है। देश के ज्यादातर किसानों को आज भी खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं है, लिहाजा वो अच्छी क्वालिटी के बीज, उन्नत किस्में, सही समय पर बुआई और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्योंकि अरहर की परंपरागत तरीके से खेती आज भी किसानों के मन घर किए हुए है, लेकिन अब अरहर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों को अरहर की उन्नत तकनीक को अपनाकर खेती करनी होगी, तभी हम बाजार मांग को पूरा कर सकते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक भी अरहर की नई नई उन्नत किस्में तैयार कर चुके हैं, जिनको अपनाकर किसान अरहर की अधिक उपज पाकर भरपूर लाभ कमा सकते हैं। अरहर की बुआई कई प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन हल्की रेतीली, दोमट और मध्यम भूमि जिसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस हो और पीएच मान 7 से 8 के बीच हो, वो सबसे अच्छी रहती है। अगर आपके पास रोटावेटर है तो खेत की जुताई से लेकर पाटा लगाने तक कार्य एक बार में ही किया जा सकता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। वर्तमान में किसानों के लिए अरहर की उन्नत और संकर किस्में बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें PPH 4 और ICPH 8 प्रमुख हैं, जिनका किसान चयन कर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। यूं तो जीने को कोई भी जी लेता है, लेकिन देखिए ना, अखाड़े में जाकर या जिम जाकर बॉडी बनाने वाले की तो बात ही कुछ और होती है। पर ये बॉडी सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बनती, बल्कि इसके लिए खुराक भी कुछ चाहिए होती है। जी हाँ, वैसे ही अगर आपको अपनी खेती से उन्नत फसलें लेनी है, ज्यादा पैदावार लेनी है, तो इसके लिए खाद उर्वरकों की जरूरत ही होती है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से भूमि की उर्वरता के साथ ही उपज की क्वालिटी भी घट जाती है, जिसका अच्छा बाजार भाव किसानों को नहीं मिल पाता। तो आज आपको हम बताते हैं सरकार से लेकर कृषि वैज्ञानिक तक जिस खाद उर्वरक को इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं वो क्या है। देश जब जनसंख्या विस्फोट के दौर से गुजर रहा था, तब इतनी बड़ी जनसंख्या पर खाद्यान्न की जरूरतों का बड़ा दबाव था। कई मोर्चों पर एक साथ प्रयास किए गए। इसका अच्छा परिणाम हरित क्रांति के तौर पर सामने आया। उपज में जबरदस्त वृद्धि हुई। इनमें बड़ा रोल रासायनिक खाद, उर्वरकों का था। लेकिन इसके बाद किसानों को जैसे कि एक खास फॉर्मूला हाथ लग गया हो, वो इसका अंधाधुंध प्रयोग कर ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने की चाह करने लगे। इसके बाद रासायनिक खादों के ऐसे लगातार और असंतुलित प्रयोग ने खेती की जमीन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। जो मिट्टी 80 के दशक में पोषक तत्वों से भरपूर थी, आज वो रासायनों के अंधाधुंध प्रयोग से खराब हो रही है। किसान आज बिना रासायनिक खादों के खेती की कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे में बेकार होती किसानों की भूमि को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिशों में एक है केंद्रीय मृदा लावणता संस्थान। लखनऊ की तरफ से इजाद किए गए तरल जैविक उर्वरक इनकी खासियत है कि ये लवणीय मिट्टी में भी मृदा सुधारक का काम करते हैं। सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं मृदा में, और जो कि पौधे की वृद्धि के लिए और मृदा सुधार के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो ऐसे हमने लवण सहनशील जीवाणुओं को अपने लेबोरेटरी में निकाला
और उसके बाद उसका जैविक फार्मूलेशन तैयार किया, जो कि किसान भाई अपने धान, गेहूं एवं अन्य फसलों में इसका उपयोग करके खास तौर पे ऊसर भूमि को सुधार सकते हैं और उसमें अच्छी उपज ले सकते हैं। दरअसल फसलों के लिए मिट्टी के 17 ऐसे मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी आपूर्ति किसान रासायनिक खादों से कर रहे हैं, लेकिन इससे भूमि की उर्वरता तो घट ही रही है, साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। जबकि दूसरी तरफ नए जमाने की इस जीवाणु खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। साथ ही मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को पानी में घुलनशील बनाकर पौधों को देते हैं। इस तरह रासायनिक खाद की जरूरत सीमित हो जाती है। वैज्ञानिक प्रयोगों में ये सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को मिलती है। इससे उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। साथ ही मृदा का उपजाऊपन स्थायी रूप से बना रहता है। अब जानिए ये कि कौन कौन से तरल जैविक उर्वरक हैं जिनका किसान प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही ये किस तरह से काम करते हैं। जैविक फार्मूलेशन हम लोगों ने तैयार किए हैं। हेलो एजो मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जो नाइट्रोजन हवा से लेते हैं और फिक्स कर देते हैं ज़मीन में, इस तरीके के जीवाणु हैं और लवण सहनशील हैं। और ऐसी स्थिति में किसान भाई इसको बेझिझक अपनी ऊसर भूमि में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हेलो पीएसबी नामक जो तरल जैविक फार्मूलेशन है, इसका उपयोग कर फास्फोरस की उपलब्धता को बनाया जा सकता है और ऊपर से ऐसी ऊसर मृदाओं में ये अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। अभी हमने हाल ही में हेलो जिंक के नाम से तरल जैविक फार्मूलेशन तैयार किया है, जो कि ऐसे जीवाणु हैं जो जिंक होता है मृदा में अघुलनशील, उसको घुलनशील बनाते हैं और ऐसी स्थिति में आपको ऊपर से जिंक डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ठीक है कि जैविक उर्वरक किसानों, फसलों, खेत इन सब के दोस्त के समान हैं, लेकिन इनके भी प्रयोग का एक समय होता है। अगर सही समय पर इनका प्रयोग नहीं किया गया तो इसका लाभ किसानों को पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए जैविक खादों का प्रयोग कब और कैसे किया जाए, ये जानते हैं कृषि वैज्ञानिक से। इसका उपयोग किसान भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये एक बोतल जो है वो 100 ml की बोतल का इस्तेमाल 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। 1 एकड़ अभी जैसे धान का चल रहा है टाइम, उसमें किसान भाई इसको नर्सरी डालने से पहले इसको 1 एकड़ के बीज को इससे लेपित कर दें और उसको छाया में सुखाकर उसके बाद उसको नर्सरी में लगाएं। और अगर जिन किसान भाइयों ने नर्सरी तैयार कर ली है, उसके बाद इसी एक बोतल और ली जाएगी 1 एकड़ के लिए और उसको एक पानी 10-15 लीटर पानी में घोल दिया जाएगा और उसके अंदर थोड़ी सी 2-4 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर उसके अंदर जड़ों का उपचार कर दें जब रुपाई करते समय, और जड़ उपचार करने के बाद उसको खेत में लगा दें। तो आप देखेंगे कि जो ये जीवाणु है वो आपके खेत तक पहुंच गए। मतलब हमारा मकसद यही है कि जो जीवाणु इसमें लवण सहनशील और पौध वृद्धि करने वाले जीवाणु हैं वो आपके खेत तक और आपके पौधों की जड़ों तक पहुँचें, और ऐसी स्थिति में वो अपने आप उसमें उनकी वृद्धि होगी और आपकी उपज जो है वो अच्छी दिखेगी। जाहिर है इन सारे फायदों के साथ साथ रासायनिक खादों के कम इस्तेमाल से आपकी लागत भी घटेगी, जिससे आपका मुनाफा बढ़ेगा। तो जैविक उर्वरक खेती के लिए कितने अहम हैं, ये तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बस जरूरत है तो इनका प्रयोग रासायनिक खादों की जगह करें और मिट्टी की दशा सुधारें, ताकि आपके खेत भी कह उठेंगे, वाह वाह। कृषि दर्पण, जी मीडिया।
जिस तरह लोगों में आमदनी और अपने हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, उस हिसाब से लोग अपने खान पान में हाई न्यूट्रिशन वाली फल सब्जियां शामिल कर रहे हैं और इसके लिए वो मुंह मांगी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहते हैं और इन्हीं फसलों और फलों को अपनी खेती में शामिल कर किसान अपने इनकम में इजाफा कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे आज की एक ऐसी ही हाई न्यूट्रिशन और हाई डिमांड वाली सब्जी फसल सहजन के बारे में। इस खास पेशकश में आप देखेंगे कि आखिर वो क्या है। हमारी हवा, पानी, मिट्टी अब आगे और खराब ना हो। खेतों की मिट्टी अधिक समय तक उपजाऊ बनी रहे, ये आज की एक गंभीर समस्या है। मिट्टी को उर्वर बनाए रखने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का कम उपयोग करना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज्यादा जोर देना होगा। कोशिश करनी होगी कि खेती पर ऊर्जा की निर्भरता कम हो। किसानों को भी अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य रक्षक ईंधन उपलब्ध हो। पशुओं को बढ़िया पौष्टिक चारा मिले और किसानों की आर्थिक आजादी हो। परंतु ये सब होगा कैसे? वर्तमान अंधकारमय परिदृश्य में आशा की एक किरण नजर आती है। ये सब संभव है केवल एक पेड़ के समुचित प्रबंध से। इसका नाम है सहजन, जिसे हम सूरजने के नाम से जानते हैं। मुनगा भी यही है और मोरिंगा भी। हम सब इसके फलों को पहचानते हैं। इसकी लंबी फलियां ड्रमस्टिक के नाम से सब्जी के रूप में सदियों से प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन हम आज भी इसके अद्भुत गुणों से अनजान हैं। ये पूरा पेड़ बड़ा चमत्कारी है। इससे देश के किसान, विशेषकर छोटे किसानों की किस्मत का ताला खुल सकता है। सहजन का करीब करीब हर हिस्सा खाने लायक होता है। इसकी पत्तियों को भी आप सलाद के तौर पर खा सकते हैं। सहजन के पत्ते, फूल और फल सभी काफी पोषक होते हैं। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। इसके बीज से तेल भी निकलता है। सूरजना, जिसको हम ड्रम स्टिक के नाम से जानते हैं, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मुनगा के नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है। ये जो है बहुत ही बहुउद्देशीय पौधा है। इसका हम इसकी फलियों को सब्जी के रूप में, फूलों को भी सब्जी के रूप में, और साथ ही वर्तमान समय में हम इसके जो पत्ते हैं इसका भी सुखाकर कुपोषण निवारण के लिए उपयोग कर सकते हैं। सहजन के इन्हीं गुणों के कारण पूरी दुनिया में मिरेकल प्लांट के नाम से जाना जाता है। 4 साल पहले इसे वर्ल्ड प्लांट का दर्जा दिया गया है। इसके गुणों के कारण इसकी फलियों की मांग देश में ही नहीं, विदेशों में भी है। विशेष तौर पर अरब देशों में इसकी मांग अधिक है। इसकी यदि फलियों की हम बात करें तो फलियां बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती हैं। आयुर्वेद में इसकी बहुत सारी दवाएं आयुर्वेदिक बनाई जाती हैं। इसकी यदि हम पोषक तत्वों की बात करें तो इनकी फलियों में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, साथ ही साथ में पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, इतने सारे पोषक तत्व एक ही सब्जी में बहुत कम पाए जाते हैं। और यदि हमारे जो कृषक भाई हैं अपने आहार में लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी पोषक तत्वों की कमी की इससे पूर्ति की जा सकती है और कुपोषण का निवारण किया जा सकता है। कम पानी और कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली सहजन की खेती सूखे इलाकों के लिए एकदम फिट बैठती है। इसकी खेती में रासायनिक खाद, उर्वरकों की भी जरूरत नहीं पड़ती। केवल खाद के रूप में कंपोस्ट और कीट रोग की रोकथाम के लिए गौमूत्र और नीम ऑयल की जरूरत पड़ती है। सहजन की बुआई के 8 महीने बाद फलियां आना शुरू हो जाती हैं। इसके पौधे से कमर्शियल तौर पर 5 साल तक भरपूर प्रोडक्शन लिया जा सकता है। राजस्थान के जयपुर के एक किसान हैं अशोक शर्मा, जिन्होंने सहजन की व्यावसायिक खेती शुरू की है। वो बताते हैं कि सहजन के एक पौध से साल भर में 500 से 700 फलियां मिल जाती हैं।
जिसकी बाजार में औसत कीमत 500 रुपए तक होती है। इस तरह अशोक जी की माने तो उनको 1 एकड़ सहजन की खेती में 5 से 6 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक बार खर्चा है लगाने का। जो आपका बीज है वो 1.5 से 2 रुपए का एक बीज पड़ता है। एक बार आपने लगा दिया, 6 साल तक आप इसकी लगातार फसल ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको दोबारा इसमें किसी भी तरह का कोई जुताई नहीं करनी, आपको कोई बुआई नहीं करनी, आपको कोई कटाई नहीं करनी जैसे कि अन्य फसलों में करते हैं। आपको सिर्फ इसमें लगातार फल लेना है, पत्तों के फल लेने हैं, पत्तों को लेना है। आप हर चीज इसकी बेच सकते हैं। 1 एकड़ में करीब हम 1075 पौधे लगा सकते हैं और पर पौधे से 1 साल में आप 500 रुपए की इनकम कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 एकड़ में आपकी क्या कमाई हो सकती है। सहजन की साल में 2 बार फलने वाली किस्मों में PKM1, PKM2, कोयम्बटूर 1 और कोयम्बटूर 2 प्रमुख हैं। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। सहजन की खेती में अगर आप नर्सरी में उगाए पौध का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले पॉली बैग का इस्तेमाल करें। बैग को 3 भाग मिट्टी और 1 भाग बालू से भरें। प्रत्येक बैग में 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में 2 से 3 बीज लगाएं। इसके अलावा आप इसकी नर्सरी कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। यदि हम सोचते हैं कि नर्सरी से नहीं लगा पा रहे हैं, किन्हीं कारणवश नर्सरी वाले पौधे नहीं लगा पा रहे हैं, तो इस पौधे की एक और खासियत है कि यदि पेंसिल के आकार की यदि टहनियां या कटिंग हम डायरेक्टली पौधे से लेके और रोप दे, कहीं गड़ा दें सीधी, जैसे गन्ने को लगाते हैं, तो भी वो शाखाएं उससे निकल आती है और उससे भी पौधा बनाया जा सकता है। अगर बड़े प्लांट में पौधे को लगाना है तो जमीन की पहले अच्छे से जुताई कर लें। पौध रोपण से पहले 50 सेंटीमीटर गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद लें। इसमें 5 किलो कंपोस्ट या गोबर की खाद प्रति गड्ढा डालकर भर दें। नर्सरी से पौधे को निकालने से पहले गड्ढे को पानी से भर दें या फिर अच्छी बारिश का इंतजार करें। इसको लगाने की कोई ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। 1 बाय 1 का गड्ढा यदि खोद लेते हैं अभी ग्रीष्म काल में हमारे कृषक भाई, जहां उन्हें लगाना है, और उस गड्ढे में हम अपना 1 पौधा प्रति गड्ढे के हिसाब से रखें, और यदि हम प्योरली इसको लगाना चाहते हैं किसी खेत में तो 5-6 मीटर का डिस्टेंस हम रख सकते हैं। और यदि वो और दूसरी फसलें लेना चाहते तो हम डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं। या फिर यदि कृषक भाई ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मेड़ों पर या फिर खेतों की बाउंड्री पर इसका रोपण कर सकते हैं। जो लोग सहजन की खेती करना चाहते हैं वो अप्रैल महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं। सितंबर महीने से पौध में फलियां आने लगती हैं। बारिश के मौसम को छोड़कर सहजन के पेड़ में 2 बार फलियां लगती हैं। इस तरह किसान मोरिंगा यानी सहजन की खेती कर कम लागत, कम पानी में अधिक मुनाफा ले सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया।